वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 2 अक्टूबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला है वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, जोजिला टनल, आकाश मिसाइल के बारे में, देशभक्ति करिकुलम, 35 क्रॉप वैरायटीज़ के बारे में और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह के बारे में। एक टॉपिक कुछ पुराने हैं क्योंकि ये जो 2 अक्टूबर है इसमें 2 अक्टूबर के न्यूज़ नहीं है, बल्कि जो 2 दिन हमारा वीडियो नहीं आया था उसको इसमें शामिल किया गया है। उन खबरों को आज का जो न्यूज़ है वो अन्य खबरों में जो वीडियो आएंगे उसमें शामिल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। दरअसल ये जो इन्फॉर्मेशन है एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो किया गया है इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच में। ये होता क्या है, एक मर्चेंट एग्रीमेंट होता है, यानी कि हिंद महासागर में जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है तो हमारे जो जहाज़ गुजरते हैं वाणिज्य जहाज, तो उनको इन्फॉर्म करना होता है। उसी प्रकार का यह जो है एक एग्रीमेंट है वाइट शिपिंग एग्रीमेंट, यानी कि इस क्षेत्र से हमारे जहाज़ अगर गुजरते हैं तो यहाँ पर जो ओमान के नेवी है उनको इन्फॉर्म करना होता है और ओमान के जहाज़ अगर हमारे तरफ से गुजरते हैं तो उनको भी हमारे यहाँ इन्फॉर्म करना होता है। तो ये है एक प्रकार का वाइट शिपिंग। तो यानी कि यह कोई रक्षा समझौता नहीं है बल्कि एक वाणिज्यिक समझौता है। उल्लेखनीय कि हमारा और ओमान के बीच वर्ष 1993 से ही एक सुरक्षात्मक जो अभ्यास किया जाता है मैरीटाइम, उसका नाम क्या है, नसीम अल बहर, जो कि द्विवार्षिक है, एक ही बाइनियल है। यह 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। वर्ष 2020 में इसे गोवा में किया गया था, अब 2022 में यह किया जाएगा। तो यह है वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट नहीं है, इसका मैप पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओमान, इसका जो पड़ोसी राष्ट्र है कौन कौन है, यूएई, इसके अलावा यमन और यहाँ पर ये सऊदी अरब। और साथ ही यहाँ पे 2 प्रमुख गल्फ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ और दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान, इसी के नाम पे है। तो यहाँ पे जो गल्फ ऑफ पर्शियन है और गल्फ ओमान काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे से तेल का जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे एक जल संधि है, यानी कि पर्शियन गल्फ के बीच और गल्फ ऑफ ओमान के बीच, यहाँ पर कौन सी है बताइए, यहाँ पे होर्मुज जल संधि। नेक्स्ट टॉपिक है जोजिला टनल के बारे में। ये खबरों में इसलिए आया क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि हम इसे वर्ष 2024 का जो रिपब्लिक डे है उससे पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे। बात करें जोजिला टनल की तो यह जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है और एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बनेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है 2 भागों में। पहला तो है ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 33 किलोमीटर का है, जिसमें 18.5 किलोमीटर जो है वो आपको हाईवे और इसके अलावा जो है सेकंड जो है, यानी कि सेकंड पार्ट इसका है वो टनल है खुद, जिसकी लंबाई जो है 14.15 किलोमीटर है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 33 किलोमीटर का है, जिसमें जो 18.5 किलोमीटर का है एक हाईवे प्रोजेक्ट है और उसके बाद जो है एक टनल प्रोजेक्ट है जो कि 14.15 किलोमीटर का एक टनल है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये हाईवे, इसके बाद जब ये जेड मोड़, यहाँ पे देखिए इस तरह से जेड मोड़ है, यहाँ पे देखिए जो कि NH1 के पास आता है। तो हाईवे का एक भाग हुआ ये वाला और उसके बाद एक टनल की शुरुआत की जाएगी। टनल इसलिए क्योंकि जब ठंड के मौसम शुरू होते हैं तब यहाँ पे बर्फ़ जम जाने के कारण ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पर जो है सोनमर्ग और कारगिल के बीच जो है रास्ते ब्लॉक होने के कारण परिवहन आदि की सुविधा यहाँ पर बंद हो जाती है, जिस कारण से इस टनल को विकसित किया जा रहा है। तो ये है जोजिला टनल, जिसकी कुल लंबाई जो है इस टनल की 14.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकाश मिसाइल के बारे में। दरअसल आकाश मिसाइल का नए वर्जन का परीक्षण किया गया और नाम रखा गया आकाश प्राइम। इससे पहले हमने जनवरी में देखा था आकाश NG के बारे में, जिसका नाम था NG यानी कि न्यू जनरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं आकाश की। आकाश क्या है, आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे बनाया गया था DRDO के द्वारा 1980s के लेट में। इसके तहत यानी कि आकाश बनाने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि मिसाइल को डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे आप जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल सिस्टम को विकसित किया गया था। कौन कौन,
एक था पृथ्वी, दूसरा है अग्नि, इसके बाद है त्रिशूल, नाग जो कि टैंक है, और उसके बाद है आकाश। ये है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इन पांचों को विकसित किया गया था। हालांकि 2008 में इस प्रोजेक्ट को अब बनकर, क्योंकि ये जो लक्ष्य था उसे प्राप्त कर लिया गया, बस इसको अब आगे डेवलपमेंट करना है, जो यहाँ पर हो रहा आप देख सकते हैं। जैसे कि आकाश प्राइम, अभी आकाश का जो है वर्जन इससे किया गया है। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो हमारे वायु जो रक्षा प्रणाली है उसे यह आगे बढ़ाता है। इसके अलावा यह एक साथ कई सारे जो मल्टीपल टारगेट्स होते हैं उसे भी यह कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक खासियत है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, यानी कि ये जो डिटेक्शन सिस्टम होते हैं उसमें काफ़ी कम डिटेक्ट किया जाता है। यानी आकाश मिसाइल की खासियत है कि वो रडार में काफ़ी कम डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद बात करें तो इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो काफ़ी कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं 27 से 30 किलोमीटर है, लेकिन हमारे सीमा जो है उसके अनुसार काफ़ी अच्छा है, और यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है, और यह 27 से 30 किलोमीटर तक रेंज में मार कर सकता है। तो अभी जो नया परीक्षण किया गया इसमें खास क्या है, इसमें अब देखिए इंडिजिनियस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी लगाया गया है। यानी कि ये जो एरियल टारगेट है, यानी कि वायु टारगेट होते हैं, उसे काफ़ी सटीक से, यानी कि इसमें जो पहले सटीकता थी थोड़ी कम थी, उसे बढ़ा दिया गया है इस प्राइम में। यानी कि जो आकाश प्राइम है उसमें इसमें एक्यूरेसी बढ़ गया है, क्योंकि इंडिजिनियस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी लगाया गया है। इसके अलावा अब ये, क्योंकि देखिए जैसी हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर लो होता है, जिस कारण से उसमें कुछ खराबियां आने लगती है, तो इसे भी इम्प्रूव किया गया है इस प्राइम में। तो यह काफ़ी ऊंचाई पर जा करके, यानी कि लो टेम्परेचर में भी अच्छा कार्य कर सकता है। बात करें आकाश NG, यानी कि जो जनवरी में परीक्षण किया गया था आकाश न्यू जनरेशन की, तो उसमें काफ़ी खासियत थी। जैसे कि एरियल थ्रेट को यह नष्ट कर सकता था। इसके अलावा इसमें लो रडार क्रॉस सेक्शन था, RCS जो है वो काफ़ी कम था। यानी कि जैसे कि कोई भी वायु में अगर जाता है तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक सिग्नेचर छोड़ता है, लेकिन इसमें वह काफ़ी अच्छी बात है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर जो है काफ़ी कम छोड़ता है, जिससे दुश्मन राष्ट्र को यह पता नहीं चल पाता कि ये जो मिसाइल है यहाँ पे आया था और कब आया कब गया। इसीलिए इसमें कुछ डेवलपमेंट का कार्य किया गया था आकाश NG में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देशभक्ति करिकुलम के बारे में। दरअसल यह जो करिकुलम है यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उस दिन शहीद आजम यानी कि भगत सिंह का बर्थडे था, उसी दिन इसे शुरू किया गया था देशभक्ति करिकुलम को। इसमें खास जैसे कि आपने देखा होगा मौलिक कर्तव्य, उसी प्रकार के शब्द इसमें शामिल किए गए हैं, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें देशभक्ति की भावना जगे। इसके लिए कोई किताब नहीं है, बल्कि वहाँ के टीचर्स खुद यहाँ पे बच्चों को बताएंगे किस प्रकार से आपको देशभक्त के बारे में सोचना है। एक प्रकार से जैसे कि देशभक्ति की जो भावना है हर छात्र में बचपन से डालने हैं, तो इसीलिए इस करिकुलम की शुरुआत की गई। आपसे बस इतना पूछना है कि ये जो, जैसे कि आपसे सवाल पूछ दिया कि किस राज्य के द्वारा देशभक्ति करिकुलम पाठ्यक्रम को शुरू किया गया, तो कौन है? दिल्ली। नेक्स्ट टॉपिक है 35 क्रॉप वैरायटीज़ के बारे में। दरअसल प्रधानमंत्री के द्वारा ये 35 प्रकार के जो फसलों के बीज होते हैं उसे किसानों को समर्पित किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे जलवायु बदल रहे हैं उस प्रकार से जो फसलों के बीज हैं वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। जलवायु के अनुसार यह भी जो है बदलाव चाहते हैं, इसीलिए अब इन बीजों में काफ़ी तकनीक का प्रयोग करके इनमें जो जलवायु जो बदल रहे हैं उसके प्रति इन्हें बनाया गया है। इन बीजों में आप देख सकते हैं जैसे 35 वैरायटी के जो है उसमें आप देख सकते हैं सूखा सने वाला चना, इसी प्रकार से रोग प्रतिरोधी चावल, वीट, इसके अलावा मिलेट्स आदि जो भी है जैसे कि होते हैं, तो ये बीज किसानों को समर्पित किया गया है ताकि किसान फसलों का अच्छा उत्पादन कर सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि रायपुर में है उसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये कहाँ पे है? रायपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फूमियो किशिदा के बारे में। दरअसल फूमियो किशिदा जो है वो जापान के पहले पूर्व फॉरेन मिनिस्टर थे, जो कि अब वहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पार्टी में जो लीडरशिप इलेक्शन है
उसे जीत लिया और उम्मीद है कि यह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इनकी पार्टी का नाम क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। यह उसी पार्टी के हैं जिसमें अभी वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो है, इसके अलावा शिंजो अबे जो थे उन्हीं के पार्टी के ये है कौन? फूमियो किशिदा, जो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यहाँ पे आप जापान के मैप को देखिए, क्योंकि मैप से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे 4 प्रमुख द्वीप हैं। कौन कौन? होन्शो, होक्काइडो, शिकोको और क्यूशू। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये होन्शु है। दूसरे नंबर पे है होक्काइडो। यहाँ पे ये जो होन्शु द्वीप है, इसी में आप बड़े बड़े शहर देख सकते हैं, जैसे कि टोक्यो, योकोहामा, नागोया, क्योटो, ये सभी प्रमुख, जैसे कि ओसाका आदि जो आपने देखा होगा। यहाँ पे हिरोशिमा भी देख सकते हैं आप। तो जो प्रमुख राज्य या फिर शहर आप बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है? ये होन्शु में है। दूसरा है होक्काइडो, जो कि इससे बड़ा छोटा है। और इसके अलावा तीसरा जो बड़ा है वो कौन सा है? क्यूशू। और सबसे छोटा है शिकोकू। यहाँ पे शिकोकू। ये 4 द्वीप इसके प्रमुख है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सी ऑफ जापान, यहाँ पर दक्षिण चीन सागर भी। और इस तरफ कौन सा है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, दरअसल प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत आपको एक डिजिटल आईडी दी जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा जिस पर आपको यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, तो वैसे ही आपको डिजिटल एक आईडी प्रदान की जाएगी। इसके तहत आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर कौन सी दवाइयाँ देगी उसके बारे में जानकारी रहेगी। यहाँ पे एक प्रकार से आपका यहाँ पर एक डेटा रिकॉर्ड होता चला जाएगा, जिस कारण से आप अगर कहीं भी जाएंगे तो आपको पेपर फाइल वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप वहाँ पे आईडी दिखाएंगे और उसके आधार पर आपके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसे पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप वहाँ पे आराम से इलाज कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से डिजिटल किया गया है आपके जो पुरातन जो जैसे फाइल वगैरह ले जाते थे उसे। तो यह है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, जो कि डिजिटलीकरण के रूप में एक नया और आसान प्रणाली प्रदान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह के बारे में। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह जो है, यह एनसीसी के 34वें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो याद रखिएगा, एनसीसी के 34वें जो डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।